हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मींस यूपीटीईटी जिसका एग्जाम आपका 27/6/2013 को हुआ था। यानी कि जो पेपर आपका 2013 में हुआ था यूपीटीईटी का, उसके हिंदी के आज इस क्लास में हम आपको 30 प्रश्नों का टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी इस बार यूपीटीईटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसकी एग्जाम डेट आपका 29 व 30 जनवरी को प्रस्तावित है, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि 2013 पेपर के हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और अभी तक आप लोगों ने यूपीटीईटी के लिए कितनी अच्छी तैयारी की है। सबसे पहले हम आपको यूपीटीईटी जो 2011 में पेपर हुआ था उसके हिंदी की 30 प्रश्नों का टेस्ट करा चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं 2013 पेपर के हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। और आज हमारी ये है क्लास नंबर 2, यानी कि दूसरी क्लास हमारी है। इसके बाद हम आपको 2014 का टेस्ट कराएंगे। तो जो भी मेरे भाई 2011 का हिंदी का टेस्ट नहीं दिए 30 प्रश्नों का, वो लोग जाकर के हिंदी के 30 प्रश्नों का टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। यूपीटीईटी 2013 में पहला प्रश्न हिंदी का यही पूछा गया था कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। आप लोग बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपके मन में सोच लेना आपको, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप। कपटी मित्र का मतलब होता है आस्तीन का सांप। ये जो दांत की रोटी है, दांत काटी रोटी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती, ठीक है। हम आपको बता दें टेस्ट का क्या तरीका होगा। आप अपने पास रफ पेन लेकर के जरूर बैठिए। पहला प्रश्न अगर आपका सही हुआ तो टिक कर लीजिए, अगर गलत है तो क्रॉस कर लीजिए। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है मन में, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न ये रहा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए प्रश्न हमारे साथ पढ़िए आप लोग। प्रश्न दिया है इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द है, यानी इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है दूरदर्शी, यहाँ पे दूरदर्शी है, दचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय। आप लोग बताइएगा इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक शब्द क्या है। जो व्यक्ति इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, जीत प्राप्त कर लेता है, उसके लिए क्या शब्द होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। चलिए टेस्ट का ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। यूपीटीईटी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया, संधि से प्रश्न पूछा गया है। आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पवन का संधि विच्छेद है। आप लोग बताइए पवन का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा। प प्लस अवन, पवन, पो प्लस अन या प प्लस अन है। यहाँ पे देखिएगा भाई पो प्लस अन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका है प प्लस वन है, ठीक है। क्योंकि संधि विच्छेद से पूछा गया है, सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से सोच लीजिए, क्या सही आंसर इसका हो सकता है। पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पो प्लस अन हो जाएगा और इसमें आपकी हो जाएगी अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। आप संधि जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, 1 से 2 प्रश्न आपके यूपीटीईटी 2026 में फिक्स है, ठीक है। संधि विच्छेद और कोई शब्द दे देता है, उसका पूछता है संधि विच्छेद, या कोई वर्ड दे देगा, शब्द दे देगा और पूछेगा संधि का नाम क्या है। इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। जैसे हमने समझा कि पो प्लस अन में अयादि स्वर संधि हो जाएगी, यानी पवन में आपका अयादि स्वर संधि है। लेकिन अयादि स्वर संधि की पहचान क्या होती है? यदि किसी शब्द में अय, आय, अव या आव, ठीक है, या 3 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द है, ठीक है। यदि किसी शब्द में अय, आय, अव या आव का भाव आए, वहां पे आपकी अयादि स्वर संधि होती है, या आपके 3 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं वो भी आपके अयादि स्वर संधि में आते हैं। सामान्यतः 3 अक्षर वाले। ऐसा मत कहिएगा कि सर आपने 3 अक्षर बता दिया तो सब में 3 अक्षर वाले हैं, ठीक है, जिसमें अय, आय, अव, आव का भाव आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। और ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। ये भी देखिए आपका संधि से ही पूछा गया है। इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर प्लस जन्म, पुनः प्लस नरजन्म,
पुनः प्लस जन्म या पुनर् प्लस आजन्म, चार ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से आप लोग सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः प्लस जन्म हो जाएगा और इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब तक हम आपको चार प्रश्न करा लिए, कितने प्रश्न सही हुए आप देखते चलिएगा। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताइएगा। ये भी देखिए संधि से ही पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर आपको बताना है, सही आंसर। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्द दे दिया और संधि का नाम दिया और पूछ रहा है इसमें कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि। आप लोग बताइएगा कौन सी संधि है इत्यादि में। राइट आंसर आपको बताना है, सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा यड़ संधि। ठीक है, अब यड़ संधि क्या होती है? जो यड़ स्वर संधि होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप कहेंगे सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें यड़ स्वर संधि हो जाएगी? बहुत ही आसान है। यड़ स्वर संधि को देखिए य से लिखा जाता है तो इसमें क्या आएगा? य, र, ल और क्या आएगा? व आएगा। ठीक है, य, र, ल और व आएगा। अब आप कहेंगे सर सिर्फ य, र, ल, व आएगा? नहीं, य, र, ल और व से पहले अगर कहीं पर भी आधा अक्षर आ रहा है, क्या आ रहा है? आधा अक्षर आ रहा है, तो वहां पे आपकी यड़ स्वर संधि हो जाएगी। देखिए यहाँ पे य आ गया, य से पहले आधा अक्षर क्या है? त। तो जहां पे य, र, ल, व से पहले आधा अक्षर आएगा वहां पे सामान्यतः यड़ स्वर संधि आपकी हो जाएगी, जैसे इत्यादि। तो यहाँ पे हमारी यड़ स्वर संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। यहाँ पे रहा एक प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। आप लोग बताइएगा नाक रगड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, मतलब विनती करना, प्रार्थना गिड़गिड़ाने के सेंस में जो है आपका नाक रगड़ने का यही अर्थ हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, यूपीटीईटी 2013 का ये 7 नंबर का प्रश्न है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, उन्मूलन का विलोम उत्थान होगा कि उत्कर्ष होगा कि रोपण होगा कि अवनति होगा? आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा जाता है विलोम शब्द। ठीक है, कौन? उन्मूलन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न और ये भी कई एग्जाम में पूछा गया यूपीटीईटी के। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीज उपवन काल। आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीज उपवन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज उपवन काल कहा है। ठीक है, इसको संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की या घनानंद जी की? आप लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। यह किसकी पंक्ति है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है घनानंद जी। ठीक है, राइट। अगले प्रश्न में चलते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची से पूछा गया। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गंगा जी या यमुना जी। यानी ये पूछा गया है कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है। सही आंसर इसका हो जाएगा यमुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारे साथ अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न यहाँ पे है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? यानी प्रश्न क्या पूछा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की
पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ठीक है, सही आंसर बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास जी, हरिवंश राय बच्चन जी, जयशंकर प्रसाद जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी। सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इन्होंने जो पहली आत्मकथा लिखी थी वो थी क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है बताना आपको है। पहला ऑप्शन है सिर मारना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर सेहरा बांधन होना, बधा होना, सिर पर शैतान सवार होना। क्या है भाई? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। अगर आप कोई कार्य करने जाते हैं, उसके प्रारंभ में ही विघ्न पड़ता है, कोई रुकावट होती है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या पड़ना? ओले पड़ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सही आंसर आपको बताना है। प्रश्न पढ़ते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको कवियों का कवि कहा जाता है? पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, रघुवीर सहाय जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। इनमें से कौन ऐसे कवि हैं जिनको कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न टेस्ट का आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। पढ़िए प्रश्न हमारे साथ। प्रश्न है कि दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, क्या है भाई? दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? यह किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, कबीर जी की, केशवदास जी की, सूरदास जी की। सही आंसर आपको बताना है। मन में सोच लीजिए क्या आंसर इसका होगा। राइट आंसर हो जाएगा कबीर जी। ठीक है, कबीर जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा गया। हिंदी का पहला पत्र है। पहला ऑप्शन है उतंड मार्तंड, इतिहास तिमिरी, नासक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। आप लोग बताइएगा हिंदी का पहला पत्र कौन है? सही आंसर बताना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड हिंदी का जो है पहला पत्र है। अब तक हम 15 प्रश्न करा चुके 2013 पेपर के। आप देखते चलिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। कॉपी पेन जरूर रखिए, टिक करते रहिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये रहा आपके सामने 16वां प्रश्न और इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है आपको बताना है। बाल मुकुंद गुप्त जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, श्याम सुंदर दास जी का। आप लोग बताइएगा ये किसका जो है निबंध संग्रह है। सही आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। हमने कहा टेस्ट का क्या तरीका है, जैसे 16वां प्रश्न आपका सही हुआ तो टिक कर लीजिए, गलत हुआ तो क्रॉस कर लीजिए। प्रश्न मन में सोच लिया करिए, हम आपसे पूछते हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, यहाँ पे 1905 ईस्वी में। आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है क्या होगा। राइट आंसर मेरे भाई, सही आंसर आपको बता देना होगा। सही आंसर आपका 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। ठीक है,
चलिए, टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या है? प्रश्न हमारा है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर आपकी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल जी की, सदल मिश्र जी की, लल्लू लाल जी की, राम प्रसाद नीरज जी की। आप लोग बताइएगा प्रेम सागर किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका हो जाएगा लल्लू लाल जी की। किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है, याद रखिएगा। चलिए, टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, प्रश्न पढ़िए और आंसर सोचने का प्रयास करिए, क्या हो जाएगा। व्याकरण से प्रश्न पूछा गया, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? किसके आधार पे पूछा है? व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा है, संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? सही आंसर आप सोच लीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये किसके आधार पे होती है? व्युत्पत्ति के आधार पे यही 3 होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने टेस्ट का अगला प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे, क्या होगा। क्या भाई पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जैसे हिंदी में आपको जो है लिंग बताना है, तो ये किसके आधार पे डिसाइड होगा? प्रत्यय के आधार पे, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम के आधार पे? आप लोग बताइएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका क्रिया के आधार पे। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पर। जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे पानी शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे आप बोलेंगे पानी बहता है कि बहती है, आप कहेंगे सर पानी बहता है, ठीक है। तो बहता है ये क्या है? क्रिया है। क्रिया से डिसाइड हो गया कि जो पानी शब्द है ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जो निर्धारण है क्रिया के आधार पे किया जाता है। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे। ये रहा आपके पास जो है 21 नंबर का प्रश्न, यूपीटीटी 2013 हिंदी का, कि कारक के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं? आप लोग बताइएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा 8 होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, आप बता सकते थे इसको। कारक के 8 भेद होते हैं, वही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट का ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है, ये क्या होगा। पूछा है यहाँ पे घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा है, कंठ है, तालु है, दंत है? आप लोग बताइएगा कि जो घ का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा है। सही आंसर इसका हो जाएगा कंठ हो जाएगा। यानी जो हमारा क वर्ग होता है, क वर्ग, ठीक है, यानी क से लेकर के अंगा तक, ये किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तालु से क्या होता है? च वर्ग। च वर्ग हमारा तालु से आता है, च से लेकर के इया तक होता है। दंत में क्या होता है? त वर्ग होता है, जो दांत से बोला जाता है, ठीक है। त मतलब दांत से बोला नहीं जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें जो हमारी जीवा होती है दांत को स्पर्श करती है, दंत को। त से लेकर के न तक, ठीक है। मूर्धा में कौन सा आ जाता है? ट आ जाता है, ट वर्ग, ठीक है। ट से लेकर के अड़ा तक, ठीक है। तो ये आपके हैं। इस तरह से देखा जाए तो घ आपका जो है कंठ से हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट का आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है और हम आपको बता दें, यह प्रश्न आपका जो है, ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये जो छतरी वाला छ है, वर्ण किसके योग से बना हुआ है? सही आंसर आपको बताना है। यहाँ पे है 4 ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न। इसका आंसर आपको बताना है। क्या सही आंसर हो जाएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा है जो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है।
आप देखिए यहाँ पे अस्पृश्यता लिखा गया, अस्पृश्यता अस्पृश्यता अस्पृश्यता, शुद्ध अस्पृश्यता इसमें से किस ऑप्शन में है आपको देख लेना है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्पृश्यता। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा, बाकी ये गलत है, सब शुद्ध नहीं है। ये रहा टेस्ट का अगला प्रश्न, और पूछा क्या गया है कि कवि का स्त्रीलिंग है। फिर मैं बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऐसा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पे देखिए कवित्री 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 सब में वही लिखा गया है, लेकिन सही और शुद्ध स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, य पे जो होता है आपकी छोटी ई, और ये जो त्र है इस पे बड़ी ई होता है। ठीक है, क व इत्री होता है, कवि का स्त्रीलिंग होता है। ये भाई मिस्टेक है प्रश्न में। यहाँ पे देखिए पूछा गया है तरड़ी। क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती या नदी। ठीक है, क्या है भाई इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न, देखते हैं इसका एक टेस्ट का आप के लिए छोड़ रहे हैं प्रश्न, इसका आंसर बताइएगा। चलिए इस पे चलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। ये है 27 नंबर का प्रश्न है कि मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी है, सापक है, विभावरी या मत्स्य है। मीन पर्यायवाची, मीन किसको कहा जाता है? तो मत्स्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मत्स्य को कहा जाता है। ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न है, और यहाँ पे इसके बाद दो प्रश्न और बचे हुए हैं। पूछा है कि दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो भिन्न अर्थ वाला शब्द है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। आप लोग बताइएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सबसे अलग है, भिन्न अर्थ वाला है, तो भार्या सबसे अलग है। ठीक है, भार्या क्या है? ये भिन्न है, सबसे अलग है। चलिए टेस्ट का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसके बाद एक प्रश्न और है, और देखते हैं इसका आंसर आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। अनुपम का मतलब होता है अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अद्वितीय हो जाएगा। चलिए टेस्ट का आपके सामने ये रहा अंतिम प्रश्न। ये रहा आपके सामने अंतिम प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। कान का कच्चा होने का अर्थ है, कान का कच्चा कोई व्यक्ति है, इसका मतलब क्या अर्थ है? कम सुनता है, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान का कमजोर होना। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनी बात पर विश्वास करना। कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पे विश्वास करना। ये आपके जो है यूपीटीटी जो 2013 में पेपर हुआ था, उसके हमने आपको हिंदी के 30 प्रश्नों को कराया यहाँ पे। ठीक है, और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप अपना असेसमेंट जरूर कर लीजिए मेरे भाई। मैं आपको बता दूं टेस्ट देने का क्या तरीका था। आप जो प्रश्न आपका सही होता है आप टिक कर लेते, अगर गलत होता तो उसकी जगह आपने क्रॉस कर लेना चाहिए। आपको प्रश्न हमारे साथ पढ़े, ऑप्शंस भी आप हमारे साथ पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आपको अपने मन में आंसर सोच लेना है क्या होगा। यही टेस्ट का तरीका होता है। यदि हमारे चैनल से मेरे भाई विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप जो है सीटेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चूंकि अगर आप यूपी टेट का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो सीटेट के लिए भी आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा। सीटेट के लिए भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो हम अपने इस चैनल पे जो है सीटेट के लिए भी जो है क्लास प्रोवाइड आज से स्टार्ट किए हैं। हम 2011 का पेपर का जो सीटेट का सीडीपी है बाल विकास, उसको आज हम अपनी क्लास में 15 प्रश्नों का टेस्ट हमने कराया है। अगर आप तक क्लास नहीं गई है, अगर आप क्लास नहीं देखे हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल पे विजिट करके जाके क्लास को देख लीजिएगा।